आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं 10th क्लास की एमसीक्यू क्वेश्चंस के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे जो जैक बोर्ड के पैटर्न की होगी। और ये इस तरह से क्वेश्चंस को मैंने सेलेक्ट किया हुआ है जो बोर्ड के लेवल में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और बोर्ड में इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आने की पॉसिबिलिटी है। तो आप इसको अगर प्रैक्टिस कर लेते हो तो आपसे एमसीक्यू का सारा क्वेश्चंस आपका डेफिनेटली बन जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। तो हमारे पास यहाँ पे दिया हुआ है फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, निम्न में से कौन अभाज्य संख्या है। यहाँ पे देखिए आपके पास ऑप्शन दिया हुआ है 8, 9, 11 और 15। अभाज्य संख्या किसको हम लोग बोलते हैं? अभाज्य संख्या जो किसी के टेबल में ना, खुद के टेबल में हो, 1 या खुद के टेबल में आए। जैसे मैं बात करना चाह रहा हूँ, ये 8 है, अगर 8 है तो ये 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 1 हो सकती है। ये तो 2 के टेबल में आ रही है, तो ये अभाज्य संख्या नहीं हो सकती। जैसे 9 का हम लोग बात करेंगे तो 9 हमारा 3 इंटू 3 इंटू 1 हो सकती है, तो ये 3 के टेबल में आ रही है, तो ये भी अभाज्य संख्या नहीं है। थर्ड बात करते हैं 11 है हमारे पास, तो हमारे पास 11 इंटू 1 हो सकती है, तो ये किसी और के टेबल में नहीं आ रही, खुद के टेबल में आ रही है, तो ये हमारे पास क्या होगी? अभाज्य संख्या। इसका करेक्ट आंसर क्या होगी? सी नंबर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, महत्तम समावर्तक और लघुत्तम समावर्तक का गुणनफल क्या होगी। मतलब हम लोग ये जानते हैं कि हमारे पास ये हमें पता है कि HCF गुना LCM क्या होता है? संख्याओं का गुणनफल। हमारे पास फॉर्मूला होती है कि महत्तम समावर्तक मतलब HCF, लघुत्तम समावर्तक मतलब LCM, ठीक है। तो उन दोनों का प्रोडक्ट जो होती है, जो गुणनफल होती है, वो दोनों संख्याओं का गुणनफल होती है। इसका प्रोडक्ट जो होती है वो दोनों संख्याओं का गुणनफल होती है। तो हमारे पास संख्या क्या दिया है? A और B दिया हुआ है, दो संख्या हमारे पास दिया हुआ है, तो इसका हमारे पास क्या रिजल्ट हो जाएगा? A गुना B, यानी इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारे पास? C हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग यहां डिस्कस करते हैं। तीसरा वाला क्वेश्चन ये हमारे पास है कि दिया हुआ है 625 के अभाज्य गुणनफल में 5 का घात कितना होगा? 625, तो 625 कर लेते हैं। 625 अब हम लोग ये जानते हैं लास्ट में अगर 5 है तो 5 से जरूर भागफल होगी, पर 5 से जरूर विभाजित हो जाएगी। तो 5 के टेबल में अगर हम करते हैं तो ये करीब 125 आ जाएगी। फिर 5 के टेबल में हम करेंगे तो ये कितना हो जाएगी? 25 हो जाएगी। फिर 5 के टेबल में करेंगे तो क्या हो जाएगी? 5 हो जाएगी। फिर 5 के टेबल में करेंगे तो क्या हो जाएगी? 1, यानी 6 to 5 जो होगी वो 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 1, यानी 5 का पावर क्या हो जाएगी? 4 इंटू 1 हो जाएगी। तो 5 का घात हम लोग इस वाले को बोलते हैं, जो 5 के पावर में जो होती है उसी को घात बोलेंगे। तो इसका घात कितना हो जाएगा? इसका घात हमारे पास 4 हो जाएगा। इसका मतलब ये ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर है। उम्मीद करता हूं आपको ये सारी बात आपको समझ में आ रही होगी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम के पर्पस में बहुत ही ज़्यादा पॉसिबिलिटी है आने की। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है 3√3 आपका 3√3 क्या परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या, पूर्णांक संख्या, या इनमें से कोई नहीं? तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या किसको बोलते हैं? तो सबसे पहले बात, अगर हम यहां बात करें √3, जैसे हम लोग किसी भी चीज का, जैसे हमने √4 किया, √4 आपका रूट से बाहर निकल गया, 2 आ गया। √9 किया तो ये हमारा 3 आ गया। जो रूट से बाहर निकल जाए वो क्या है? परिमेय संख्या है। लेकिन जो रूट से, जैसे √3 आपका इसका वैल्यू होता है 1.732 अप्रॉक्स करके,
तो ये आपका √3 एग्जैक्ट आपके रूट से बाहर नहीं निकल पा रही है, तो इसको अपरिमेय संख्या में हम लोग काउंटिंग करते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि ये आपका देखिए √3 क्या है, आपके पास एक अपरिमेय संख्या है, तो अपरिमेय संख्या से किसी चीज को गुना करते हो, दो अपरिमेय संख्या को गुना करोगे तो आपका परिमेय संख्या हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। लेकिन अगर एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या को गुना करोगे तो हमेशा क्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी। तो ये इसका आंसर क्या होना चाहिए, बी होगा। ओके, अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 4 दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है, दो संख्या का महत्तम समावर्तक और लघुत्तम समावर्तक क्या हो, लघुत्तम समावर्तक है तो संख्या का गुणनफल क्या होगी। दो संख्या दिया हुआ है, मतलब एलसीएम दिया हुआ है, एलसीएम दिया हुआ है आपका 50, एचसीएफ दिया हुआ हमारे पास 25। तो संख्या का गुणनफल क्या होगा, तो हम जानते हैं संख्याओं का गुणनफल आपका क्या हो जाता है कि HCF इंटू LCM। HCF हमारे पास कितना है 25 और ये है 50, तो ये आ जाएगा गुना करने के बाद 1250, ये ऑप्शन सी होगा। देखिए बिल्कुल ऐसी पैटर्न से आपको प्रैक्टिस करनी है तो डेफिनेटली आपका अच्छा हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की हम लोग बढ़ते हैं। अभाज्य संख्या, कौन अभाज्य संख्या है, क्या दिया हुआ है, अभाज्य संख्या। निम्नलिखित में से कौन अभाज्य संख्या, 15, 12, 75, 23। अरे ये देख सकते हो ना 15 है तो 3 × 5 × 1 बोल सकते हैं, 3 से भी है और 5 से भी है, तो ये तो अभाज्य संख्या नहीं हो सकती। अभाज्य संख्या किसको बोलेंगे, जो किसी से भाग ना लगे। ओके, 12 दिया हुआ, 12 यानी कि 2 × 3 बोल सकते हैं, × 1 बोल सकते हैं, ये भी नहीं हो सकती। 75 बोल सकते हैं, 3 × 5 × 5 × 1 बोल सकते हैं, तो ये भी आपका नहीं होगी क्योंकि 3 और 5 दोनों से हो रहा है। देखिए 23 किसी से भाग नहीं लगती, 23 × 1, तो ये किसी से भाग नहीं लगती, तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, डी होना चाहिए। तो ये इसका बनाने का तरीका है। चलिए अब हम लोग आगे की हम लोग बात करते हैं। हमारे पास आगे दिया हुआ दो क्रमिक सम संख्याओं का एचसीएफ क्या होगा। एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। मतलब मान लिया मैंने दो सम संख्या, एक मैंने मान लिया 6 मान लिया और एक मैं मान लिया 8 मान लिया और एक मैं 8 मान लिया, तो 6 का अगर हम इसका गुणनखंड करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 × 3 × 1 बोल सकते हैं, और इसका करेंगे 2 × 2 × 2 × 1। तो अगर मैं बात करूं दो क्रमिक संख्या, ठीक है, मतलब कि क्रमिक मतलब लगातार जो होता है 6 और 8 हो गया, तो इसका आपका एचसीएफ क्या होगा। तो ये देख सकते हैं ये आपका 2 और वो ये 2, क्योंकि हम लोग ये बहुत अच्छी तरह से जानते हैं सम संख्या उसको बोलेंगे जो हमेशा 2 से भाग लगे। असम संख्या का पहचानने का तरीका क्या है कि जिस संख्या के अंत में 0 आ जाए, 2 आ जाए, 4 आ जाए, 6 आ जाए या 8 आ जाए, तो इसको हम सम संख्या बोलेंगे। अब हम लोग क्या जानते हैं, सम संख्या कोई भी संख्या हो जो 2 से भाग लेगा उसको सम संख्या बोलेंगे। ये तो आसान है, जैसे छोटे छोटे संख्या जैसे 12 है, 18 है, 20 है, ये आपको पहचान सकते हैं। लेकिन बहुत बड़ी संख्या सब मान लेते हैं 2 0 2 1 5 7 3 2 1 5, इतनी बड़ी संख्या। अब इसको 4, इतने बड़ी संख्या को आप 2 से भाग दो तो कितना टाइम लगेगा, आप डायरेक्ट कैसे बता सकते हो, अरे ये तो लास्ट में 4 है, यानी ये लास्ट में 4 आ गया, वो ये क्या है, सम संख्या। तो सम संख्या पहचानने का तरीका, दो लगातार सम संख्याओं का एचसीएफ कितना होगा, तो देखिए एचसीएफ इसका कितना हो जाएगा, हमारे पास 2 हो जाएगा, क्योंकि ये भी 2 से भागफल होगा और ये भी 2 से आपका विभाजित हो जाएगी। तो उम्मीद करते हैं ये 7 नंबर का आपको समझ में आ गया। दो क्रमिक सम संख्या, क्रमिक मतलब लगातार सम संख्या का एचसीएफ कितना होगा, तो हमेशा क्या होगा, 2 होगा, क्योंकि वो 2 से विभाजित होती है। लेकिन अगर 2 आपका क्रमिक विषम संख्याओं का अगर बात किया जाए तो आपका क्या होगी, 1 होगी। उम्मीद करते हैं ये बात आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे का क्वेश्चन हम लोग बात करते हैं। अब ये आ जाते हैं हम लोग बहुपद में आ जाते हैं। अब हम लोग आ जाते हैं बहुपद। बहुपद में बहुपद ये दिया हुआ है जिसमें मूलों का गुणनफल 8 दिया है, तो a का मान निकालें।
मूलों का गुणनफल किसको बोलते हैं? जैसे हमारे पास ये होता है एक द्विघात समीकरण बात करेंगे, द्विघात वाला बात करेंगे, द्विघात बहुपद का बात करेंगे तो क्या होता है द्विघात बहुपद? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी दिया होता है। इसमें मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल बात करते हैं। मान लेते हैं इसका जो शून्यंक है एक अल्फा है और दूसरा क्या है? बीटा है। इसी को हम लोग मूल बोलते हैं। क्या बोलेंगे? मूल बोलेंगे। तो ये मूल है अल्फा गुना बीटा। मूलों का गुणनफल का फॉर्मूला होता है सी बटा ए सी। तो ये जो x के साथ नहीं है, जो एक्स स्क्वायर के साथ है उसको a बोलेंगे, जो x के साथ है उसको b बोलेंगे, और जो x के साथ नहीं उसको c बोलेंगे। तो x हमारे पास यहां पे क्या बोला गया है कि आपका c के जगह में यहां पे क्या दे दिया है? a दे दिया है। और a के जगह में कुछ नहीं है तो क्या हो जाएगा? 1 है। और मूलों का गुणनफल कितना दिया? यहाँ पे 8 दे दिया। कितना दे दिया? 8 दे दिया। तो फाइनली बोल सकते हैं a इज इक्वल टू 8 बोल सकते हैं। तो यहाँ पे a का मान कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। ये बहुत आसान तरीके से ये सब चीज़ हम लोग सीख रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि आप लोग को समझ में भी आ रही होगी। ओके, चलिए आगे बात करते हैं। द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद का जो है इसका शून्यंक क्या होगा ये हम लोग को सीखना है। तो द्विघात बहुपद अगर ये है हमारे पास तो p ऑफ x स्क्वायर माइनस 3 बोलेंगे जी। तो इसको हम बोल सकते हैं एक्स स्क्वायर और इसको रूट 3 बोल सकते हैं का स्क्वायर। 3 को हम रूट 3 का स्क्वायर बोल सकते हैं। तो हमारे पास क्या होता है फॉर्मूला? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो क्या होता है? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इसी तरह से हो जाएगा एक्स प्लस रूट 3 गुना एक्स माइनस रूट 3। तो अगर हम किसी चीज का शून्यंक निकालते हैं तो क्या बोल सकते हैं कि अगर हमारे पास p ऑफ x का वैल्यू अगर 0 आ जाए तो x का जो भी मान रखते हैं अगर वो 0 आ जाए तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा? शून्यंक हो जाएगा। हम कैसे पहचानेंगे इसमें क्या है? तो हम क्या करेंगे यहाँ पे x प्लस रूट 3 को हम एक बार 0 कर देते हैं और x माइनस रूट 3 को हम क्या बोल देंगे? 0 बोल देंगे। अब यहाँ करेंगे x इज इक्वल टू माइनस रूट 3 हो जाएगा और x इज इक्वल टू रूट 3 हो जाएगा। तो x का मान कितना हो जाएगा? एक माइनस रूट 3 हो जाएगा और एक रूट 3 हो जाएगा। तो इसके शून्यंक कितना हो गया? आपका माइनस रूट 3 और 3 हो गया। द्विघात बहुपद बोला जाए तो कितना शून्यंक हो गए? 2 हो गए। त्रिघात बोला जाए तो कितना शून्यंक हो गए? 3 हो गए। तो ये आपको याद रखनी है। तो ये बनाने का तरीका है। चलिए आगे का क्वेश्चंस का हम लोग बात करते हैं। यहां पे अगला क्वेश्चन दिया, यदि द्विघात बहुपद है, ये द्विघात बहुपद है, शून्यंक और इसका शून्यंक मान लेते हैं अल्फा और बीटा है, तो अल्फा प्लस बीटा क्या होगा? अल्फा प्लस बीटा यानी मूलों का योग बोलेंगे जी। मूलों का योग हम लोग बोलेंगे, का योग हम लोग बोलते हैं। इसका मतलब क्या बोलेंगे? अल्फा प्लस बीटा। और अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला हम लोग पहले से ही जानते हैं, माइनस बी बाय ए। बी किसको बोलेंगे? हमारे पास द्विघात बहुपद में क्या होता है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। एक्स स्क्वायर के साथ जो होता है वो ए होता है, एक्स स्क्वायर के साथ कुछ भी नहीं है तो क्या है? 1 है। तो नीचे क्या हो गया? 1 हो गया। माइनस लगा दिए। x के साथ जो है उसको b बोलते हैं, x के साथ क्या है? -2 है, तो यहाँ पे -2 लगा दिए। तो ये क्या होगा? माइनस माइनस प्लस यानी कि 2 हो गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका b हो जाएगा। ओके, चलिए आगे का क्वेश्चन हम लोग बात करते हैं। यहाँ पे अगला क्वेश्चन जो दिया हुआ है वो हमारे पास ये दिया हुआ है कि यदि बहुपद ये एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 के शून्यंक अल्फा कॉमा बीटा हो तो अल्फा गुना बीटा का मान क्या होगा? इसके बारे में हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। उम्मीद करते हैं ये सारा बात आपको समझ में आ रही होगी। तो हमारे पास क्या होता है? अल्फा गुना बीटा क्या होता है हमारे पास? अल्फा गुना बीटा इज इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगी? ये हमारे पास कुछ ये हो जाएगी सी बाय ए। सी का वैल्यू जो एक्स के साथ नहीं रहता उसको सी बोलते हैं।
तो ये हमारे पास क्या आ गया 10 आ गया, और जो एक्स स्क्वायर के साथ होता है उसको बोलते हैं ए बोलते हैं, तो ये 1 हो गया, तो इसका क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाना चाहिए ए हो जाना चाहिए। ओके, अगला क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे बात करते हैं जो कुछ इस तरह से हमारे पास दिया हुआ है कि अगर एक ये हमारे पास बहुपद दिया हुआ है, एक बहुपद दिया हुआ है, इस बहुपद में एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या होगा, एक्स स्क्वायर के साथ क्या मल्टीप्लाई है, क्या गुना है, तो एक्स इसका यहां पे एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या होगा जी, एक्स स्क्वायर के साथ क्या है माइनस है, तो यानी कुछ नहीं तो 1 है, इसका मतलब क्या हो गया एक्स स्क्वायर के साथ क्या होगा गुणांक -1 होगा। तो इसका कोई भी गुणांक वाला क्वेश्चन रहे तो जिसका एस स्क्वायर के साथ बोले तो एक्स -1 आ गया, अगर एक्स का पावर 3 के साथ बोला जाता तो कुछ नहीं है तो क्या होगा 1 होगा, प्लस साइन है तो प्लस लगाना, माइनस साइन है तो माइनस लगाना। अगर एक्स का पावर 0 का गुणांक क्या होगा तो यहां पे क्या हो जाता 2 हो जाता। तो इस तरीके से आपको उसको बनाना है। चलिए आगे का बात करते हैं जी। आगे हमारे पास दिया हुआ है कि ये आपका बहुपद, इस वाले बहुपद का घात क्या होगा, तो क्या हो गया x गुना 2 + 3x, तो क्या होगा यहां पर हो जाएगा 2x + 3x स्क्वायर। तो जब भी कोई भी बहुपद होता है, जब भी कोई बहुपद होता है तो बहुपद में जो सबसे ज्यादा x का पावर होता है उसी को हम लोग घात बोलते हैं। तो यहां पे x का पावर 1 है, x का पावर 2 है, तो इसका मैक्सिमम घात कितना हो गया, मैक्सिमम पावर कितना हो गया 2 हो गया, और जो मैक्सिमम होता है उसी को हम लोग घात बोलते हैं। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, इसका आंसर C होना चाहिए। तो इसका घात क्या है जी आपका 2 है। उम्मीद करता हूं ये 2 चैप्टर का हमने जो डिस्कशन किया है ये दोनों चैप्टर आपको समझ में आ गया होगा, इसका एमसीक्यू और जितना टाइप की पॉसिबिलिटी होती है वो सारी पॉसिबिलिटी को हम लोग यहाँ पे डिस्कस किए हैं। और आप बिल्कुल इसी पैटर्न का ये सारे एमसीक्यू को आप देख के जाओगे, ये 2 चैप्टर का हमने डिस्कशन किया हुआ है, ठीक है। एक वास्तविक संख्या का बात की है, एक बहुपद वाले का बात की एमसीक्यू का, ये दोनों का बात हम लोग किए हैं। और इन दोनों का आपका एमसीक्यू में जो पॉसिबिलिटी जिस टाइप की या जो आने की पॉसिबिलिटी है उन सारे का हम लोग यहाँ पे डिस्कशन कर लिए। उम्मीद करते हैं आपको ये सारी चीज समझ में आ गई होगी। ओके।